गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो सही है सबका? ऑडियो एंड वीडियो इज ओके? ऑडियो वीडियो ओके है सबका? सही दिख रहा है? सही है? ओके, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले डाउट्स ले लेते हैं। किसी का डाउट्स था एग्जाम्पल्स में? हफीजुल अहमद, एग्जाम्पल नंबर 7 में 4-5 पार्ट हैं। ठीक है, पांच सेट्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर इक्वल है। तो सेट ए में आपको क्या करना होगा इसमें कि हर एक सेट के एलिमेंट्स को आपको लिखना होगा, है ना, रोस्टर फॉर्मेट में, ताकि आप एलिमेंट को देख के बता सको कि ये एलिमेंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ए में हमारे पास क्या है, 0 है। बी में हमारे पास क्या है, x 15 से ज्यादा होना चाहिए एंड 5 से कम होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 15 से ज्यादा है और 5 से कम है? ये 15 है, ये 15 से ज्यादा और 5 से कम। कोई नंबर है क्या? कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 5, है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। सी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स बोल रहा है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से सिंपली हमें 5 दिख रहा है। सेट डी में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो यहां पे इसने x पे कोई लिमिट नहीं बताया है, ठीक ना। इसमें x के बारे में कुछ नहीं बताया कि x क्या है, नेचुरल नंबर है या क्या है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या ले लेंगे, रियल नंबर, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी होती है? इस टाइप के इक्वेशन को देखो, मैक्सिमम टाइम पे आप लोग गलती ये करोगे, है ना। ये चीज देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो कभी भी इसको आप डायरेक्टली सॉल्व मत करो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस 25 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -5 एंड 5, है ना। तो इस तरीके से आपको जब भी इस टाइप से स्क्वायर का टर्म हो तो हमेशा आप इस तरीके से सॉल्व करो। डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो कुछ लोग सही लिखोगे, कुछ लोग गलत लिखोगे। ठीक है, तो हमेशा ये ट्राई करो कि स्क्वायर बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज किया है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद होगा आपने 10th में किया था। तो यहां पे डी सेट में हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट आते हैं ई सेट में। ई सेट में बोल रहा है x इज ए इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो इसके जो इंटीजर वाला बात है, इंटीग्रल मतलब क्या होता है, इंटीजर। और कैसा इंटीजर चाहिए हमें, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको पहले सॉल्व करो, ये सॉल्व करना आता है। क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना आता है ना, सबने किया होगा। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एंड -3, है ना। तो ई सेट में कौन सा एलिमेंट है, 5 एंड -3, है ना। तो अब आप देख लो कि इसमें से कौन सा सेट किसके इक्वल है। ठीक है, सॉरी, 5 में क्या हो जाएगा, इसने सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर करने के लिए बोला है, तो ये माइनस वाला पार्ट नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव हो जा रहा है। तो सिर्फ हमारा सेट में एलिमेंट क्या होगा, है ना। अब इस 5 सेट में देख लो कि कौन कौन से सेट में सेम एलिमेंट है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्लियर है? ठीक है, हफीजुल समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आते हैं 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में कुछ लोगों का डाउट था। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1.2 का, सॉरी, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दिस इक्वेशन सेट्स आर इक्वल। बस बताना है हमें कि इक्वल है या नहीं है।
ठीक है, एलिमेंट आपको सिंपली दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एक्सरसाइज 1.2 का 6 में तो बस ये बोला कि कौन सा सेट इक्वल है या नहीं, तो बस देख लो किसमें कौन सा एलिमेंट इक्वल है, कौन सा एलिमेंट इक्वल नहीं है ना। तो कौन सा मुझे दिखाई दे रहा है, एक मुझे E इक्वल टू जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सारे इसमें से ट्राई करो देख के कि कौन सा किसके इक्वल है। ठीक है, तो सिंपली आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। अगर इक्वल है तो E इक्वल टू जी लिखेंगे, बस इसने सिर्फ इक्वल खोजने के लिए बोला है, तो इक्वल हम खोज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और एक डाउट है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। 3 का 4, अ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या होगा? सेट ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन द अर्थ क्या होगा, बताओ, या आप खुद सोचो। अगर अब हमसे पॉपुलेशन की बात बोलता है कोई कि अर्थ, ये अर्थ का पॉपुलेशन क्या है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट या इनफाइनाइट? अर्थ का पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट है कि नहीं? हम लोग तो काउंट कर ही पा रहे हैं ना, सबका डेटा अवेलेबल है, तो वो चीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1.1, 1.1 का कौन सा है, एक मिनट आता हूं मैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, ओके, 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, 5 का कौन सा, 5 का 2 में डाउट है। 5 का 2 में लास्ट क्लास में इसको बताया था, x एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या हो गया कि हमें नंबर्स पता करने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर सेट नहीं देखा है, इनफाइनाइट से लेके इस टाइप से नंबर इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो ये नंबर आपको फाइंड करना है, इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा, इसमें इनफाइनाइटली नंबर्स हैं, तो ये फाइंड करना है किसके किसके बीच में, -12 से 9/2, -12 की वैल्यू कितनी होती है 0.5, और यहां से लेके 4.5, तो देखो कि -0.5 से 4.5 के बीच में कौन कौन सा नंबर ये वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो वो आप काउंट करके लिख सकते हो कौन कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। और क्या था, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 3 का 5, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल पॉसिबल हैं, ये बताओ कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं। जब हम लोग आगे कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो ये चीज मैं और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, लेकिन इमेजिन करने का ट्राई करो कि ये आपके पास प्लेन में पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होने वाले आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, कितने ड्रॉ कर पाएंगे, इनफाइनाइटली। वैसे ही अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, देखो एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, किसी ने ये ड्रॉ किया, किसी ने ये ड्रॉ किया, किसी ने ये ड्रॉ किया, कितने पॉसिबल हैं, ये सब आपने फिगर बचपन में बनाया होगा सर्कल को एज्यूम करके, तो यही वही चीज तो है, कितने पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइटली। ठीक है, उसके बाद 1.2 3 का 4 हो गया, 1.2 3 का 4 हो गया, 5 का 2 हो गया। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं हुआ हो, कोई क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं हुआ हो, 1.2 5 का 1.1 5 का 2 हो गया। और कोई क्वेश्चन जो किसी का डिस्कस नहीं हुआ हो, एनी क्वेश्चन जो किसी का डिस्कस नहीं हुआ हो, सबका हो गया या कोई क्वेश्चन बाकी है किसी का? ठीक है, बहुत सारा डाउट चैट में हो रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है, इसलिए बोल रहा था कि जो डाउट हो बस उतना ही लिखो, बाकी कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं, जब पूछा जाएगा तभी सिर्फ आंसर करो। ठीक है, एग्जाम्पल 8 का 2, एग्जाम्पल 8 का 2, एग्जाम्पल 8 का 2,
8 का 2 में बोल रहा है ए एक सेट है n बिलोंग टू z, ठीक है। n बिलोंग टू z मतलब क्या हो गया, फिर से n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इनइक्वालिटी में मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो n की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, जो लोगों ने फाउंडेशन कोर्स किया होगा इनइक्वालिटी का, वहां पे उनको याद होगा कि इसको हम क्या करेंगे, फिर से आप इसको इस तरफ लेके आओ, है ना। तो n स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखो ये ब्रेक हो पाएगा, n माइनस 2 n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जब प्लॉट करते हैं, ठीक है, कैसे प्लॉट करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर से मैं उसको रिवाइज करा देंगे। तो देखो आंसर हमारा कहां से कहां तक होगा, -2 से 2 के बीच में। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -2 to 2, है ना। तो बस आपको ये देखना है कि -2 से 2 के बीच में कितने इंटीजर हैं, है ना। तो -2 से 2 के बीच में कितने इंटीजर है हमारे पास, देखो ये -2 है और ये +2 है, तो बीच में क्या आएगा, -1 0 1। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो सेट ए में हमारे पास ये सारे एलिमेंट होंगे, -1 0 1 और 2, ठीक है। ये पार्ट कैसे सॉल्व हुआ, ये पार्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज आगे फिर से डिस्कस होगा। अभी के लिए बस ये देख लो कि आपको ये बोल रहा है कि n-2 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो हम a निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप b भी कैलकुलेट कर पाओगे आप, b तो इजी है, रूट्स क्या होंगे 1 और 2, तो फिर देख लो कि कौन सा इक्वल है या नहीं है। क्लियर। 1.25 का 2, 1.25 का 2, 5 के 2 में क्या है, अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड फॉलो एंड वोल्फ। फॉलो में हमारे पास लेटर कौन कौन सा यूज हो रहा है, FOLLOW। तो जब हम इसको सेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हम उसको जो रिपीट हो रहा है क्या हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे। तो पहले में क्या है, A है, F है, फिर O है, O 2 बार रिपीट हुआ है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, L 2 बार रिपीट हुआ है तो एक ही बार लिखेंगे, और W एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो देखो आप कंपेयर करके बता सकते हो कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और किसी को डाउट, और किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तब टाइप करना, वरना बस नोट करते रहो और समझते रहो। तो नेक्स्ट हम आते हैं सबसेट्स पे, ठीक है। तो हमने सेट्स देखा कितने टाइप के सेट्स होते हैं, उसी टाइप्स में एक और सेट होता है जिसको हम बोलते हैं सबसेट्स, है ना। सबसेट्स में नाम से ही आपको ये चीज पता चल रहा है कि ये अपने आप में क्या बनेगा, एक सेट होगा, है कि नहीं। तो सबसेट क्या होता है, इट इज, डेफिनेशन लिख लो, इट इज, और डेफिनेशन नहीं, पहले हम पॉइंट लिखते हैं इसमें। तो सबसेट क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सेट, ठीक है। तो सबसेट अपने आप में एक सेट होता है, यानी सेट की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ सबसेट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब भी आप सबसेट लिखोगे तो जैसे आप सेट को डिफाइन करते हो सेम उसी तरीके से सबसेट को भी डिफाइन करेंगे, है ना। तो अगर आपको सबसेट को लिखना है तो इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, एलिमेंट्स को कॉमा से डिनोट करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक सेट है। तो सेट की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, तो सबसेट का मतलब यह है कि हमें कोई एक बड़ा सेट दिया होगा, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक सेट है, ठीक है। अगर मैं फिगर के थ्रू ड्रॉ करने का ट्राई करूं तो सोच लो कि ये हमारे पास एक बड़ा सेट है, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और इस सेट का अंदर, इस सेट के अंदर हम एक छोटा सा एक और सेट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप के अंदर ग्रुप होता है, जैसे इंडिया क्या है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सारे पीपल उसमें लाई कर रहे हैं, ठीक ना। अब इंडिया के तरीके से सोचो कि ये इंडिया है ना, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर ये एक बरपेटा रोड भी है,
है कि नहीं। तो बरपेटा रोड में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, है कि नहीं। तो अब ये बरपेटा रोड जो है वो इंडिया के अंदर ही लाई कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये भी अपने आप में कुछ पीपल्स को कलेक्ट किए हुए है ना, इसलिए हम इसको एक बाउंड्री से हमने बता दिया कि ये एक बरपेटा रोड बन रहा है ना। तो इसमें भी बहुत सारे लोग हैं और इस इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं। ये इंडिया इस पूरे सेट को कवर कर रहा है और बरपेटा रोड में सिर्फ इतने वाले पार्ट के पीपल को ये कवर कर रहा है ना। तो सबसेट का मतलब यही होता है ना, एक बड़ा सेट है, उसके अंदर आप अगर एक कोई और कलेक्शन बनाते हो ऑब्जेक्ट का तो वो उसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो इस केस में बरपेटा क्या कहलाएगा, बरपेटा रोड इंडिया का सबसेट कहलाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा डिले करके देखो, सही आएगा। अभी सही आ रहा है, ठीक है। किसी का अगर बफर कर रहा हो तो थोड़ा सा बस डिले कर लो तो वो सही दिखेगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जो बरपेटा रोड है वो इंडिया के लिए क्या है, एक सबसेट है। यानी ये अपने आप में भी एक सेट है जिसमें कुछ पीपल इसमें भी लाई कर रहे हैं और इंडिया में भी पीपल हैं, लेकिन ये अपने आप में इसी बड़े सेट के एलिमेंट को कंटेन किए हुए हैं, है कि नहीं। अब इसको इस तरीके से सोचो कि ये हमारे पास इंडिया है, ठीक ना। तो हमें यह समझ में आया कि इंडिया के अंदर एक और अगर हम सबसेट बनाते हैं बरपेटा रोड का, है ना, तो ये हमारे पास एक सबसेट कहलाएगा। अब ये बताओ कि जो पीपल इस वाले बरपेटा रोड में है कि नहीं, वही लोग इंडिया के भी पार्ट हैं कि नहीं, और वो इस सेट के पार्ट है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन जो एलिमेंट इस इंडिया के पार्ट है ना, क्या वो सारा एलिमेंट बरपेटा रोड का पार्ट है, नहीं है। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन होता है आपका सबसेट का, है कि नहीं। कि अगर कोई इस सबसेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस बड़े सेट का क्या होगा, एक पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन इस बड़े सेट का हर एक एलिमेंट इसका पार्ट नहीं होगा। क्लियर है। सेम तरीके से हम सबसेट को यहां पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हमसे ये बोलता है कि सबसेट को डिफाइन करो, तो सबसेट को हम कैसे डेफिनेशन में लिखेंगे, वो देखो, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो सबसेट का। अभी सही आ रहा है क्या, है ना। अ सेट A is called सबसेट ऑफ B, है ना। यहां पे हमारे पास दो अलग अलग हमने सेट लिए हैं, तो इस सेट को अगर हम B सेट का सबसेट बोल रहे हैं, इस सेट को अगर हम B सेट का सबसेट बोल रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी होगा, देखो यहां पे ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई अभी कि इस सबसेट के जितने एलिमेंट हैं वो सब इसके पार्ट हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके पार्ट नहीं होंगे। तो A इज अ कॉल्ड सबसेट ऑफ B, यानी कौन सा सेट बड़ा होगा, इसमें B वाला सेट बड़ा होगा, है ना। जो सबसेट होगा वो बड़े वाले सेट से छोटा होगा थोड़ा सा, है ना। तो A इज अ सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B if every element of set A belongs to set B, ठीक है। यानी अगर आप, है कि नहीं, अगर आप कोई एलिमेंट इस सेट में चूज करते हो और इस सबसेट में चूज करते हो, तो मान लो हमने, ये हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, ये हमारे पास सेट, बड़ा सेट B था और इसके अंदर एक छोटा सेट हमने ये A बनाया, है ना। अब इस सेट में मान लो मैंने कोई एक एलिमेंट X चूज किया, ये X एलिमेंट कहां पे लाई कर रहा है, A में। इफ X बिलोंग टू A, दिस इंप्लाइज X किसको बिलोंग करेगा, सेट B को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है और ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है, दोनों डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको कि मैंने क्या लिखा,
है ना। ये सिंबल के फॉर्म में समझ में आ रहा है क्या कि मैंने सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इफ x इज ए एलिमेंट ऑफ a, है ना। इसको हमने एलिमेंट्स के लिए शो किया था, याद होगा आपको। x अगर a का एलिमेंट है तो x किसका एलिमेंट होगा, b का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। हम रिवर्स साइड से नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं, हम रिवर्स साइड से नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देन a इज अ सबसेट ऑफ b। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम a को b का सबसेट बोलेंगे। कोई भी दो सेट आप चूज कर लो, उसमें से अगर किसी एक सेट के, है ना, ये देखो ये जो हमने x लिया है, ये x एक्चुअली में कौन सा एलिमेंट है, क्या कोई इस सेट का एक एलिमेंट है, नहीं है। जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्मेट में x लिया था, x क्या डिनोट करता है, इस सेट के हर एलिमेंट को, है कि नहीं। तो अगर इस सेट का एवरी एलिमेंट, है ना, यहां पे देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लिखा हुआ है, तो यहां पे हमें हर एक एलिमेंट को शो नहीं करना, इसलिए हमने जनरल एलिमेंट x ले लिया, है ना। तो x क्या है, इस सेट ए का हर एक एलिमेंट है। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में लाई कर रहा है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। और इसको सिंबल के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का, ठीक है। ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। और ये सबसेट का सिंबल है, तो यहां पे देखो हमें कैसे पता चलेगा कौन किसका सबसेट है, तो जो सेट बड़ा होगा उसके तरफ ये ओपन होगा, है ना। जैसे आपको याद होगा हमने ये सिंबल यूज किया था, 1 इज लेस देन 2, तो जो बड़ा होता था उस तरफ वाला पार्ट ओपन होता था और जिस तरफ होता था वो क्लोज होता था, है कि नहीं। लेकिन ये वाला सिंबल हम सिर्फ कहां पे यूज करते हैं, नंबर्स के टर्म में यूज करते हैं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत सारे एलिमेंट को कंटेन किए हुए हैं, इसलिए हम सेम सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं, अलग सिंबल यूज कर रहे हैं और इसको हम सबसेट का सिंबल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम सिंबल यूज करते हैं, क्लियर है सबको। तो ए इसका क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। ए इसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अब देखो कभी कभी आप बुक में देखोगे, है ना, कभी कभी आप बुक में देखोगे तो बुक में क्या होता है कि इस टाइप का भी सिंबल यूज होता है, ठीक है। ए इस टाइप का भी सिंबल लिखते हैं, ठीक है। अब इस सिंबल से पहले आप मुझे यह बताओ कि अगर मैं यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, इस स्टेटमेंट में मुझे बताना कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अगर मैंने ये लिखा 2 इज और 3 इज ग्रेटर देन 1, है ना, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट 0 इज ग्रेटर देन 5, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इस तीनों स्टेटमेंट में बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है या सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है या सही है, बताओ स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है या सही है। जो हमने पहला साइड में लिखा हुआ है 1, वो गलत लिखा है या सही लिखा है, वो बताओ। ये वाला पार्ट गलत है या सही है, ये वाला पार्ट गलत है या सही है, और ये वाला पार्ट गलत है या सही है। ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो आपने 10th में क्या पढ़ा है और यहां पे बताओ मुझे। 1 is true, 1 is true, 1 is true सही है सबका, यानी 1 में किसी को डाउट नहीं है कि 1, किसी को लग रहा है कि 1 3 1 से कम ज्यादा नहीं होता है, किसी को डाउट है इसमें। तो 1 क्या है स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड का बताओ, सेकंड क्या होगा, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, सही है, सेकंड फॉल्स है। तो इस दोनों में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। थर्ड का बताओ, थर्ड ट्रू है या फॉल्स है। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग। थर्ड पे बताओ, थर्ड का कमेंट करो, थर्ड के लिए सिर्फ आंसर करो सही है या गलत है। थर्ड कुछ लोग
सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड इज रकीबुल इस्लाम, क्या लिखा है? थर्ड इज राइट। कौशिक, थर्ड इज करेक्ट। कौशिक थर्ड इज करेक्ट, ओके ठीक है। तो अब देखो 10th में हमने क्या किया है, उस चीज को हम एक बार यहां पे रिवाइज करते हैं कि अगर किसी ने ये स्टेटमेंट लिख के दे दिया है कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो पहली चीज कि किसी का आंसर गलत या किसी का आंसर सही क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। इस एक्सप्रेशन को पढ़ने का तरीका क्या होगा? इस एक्सप्रेशन को पढ़ने का तरीका क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को पढ़ने का तरीका क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। जनरली हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, लेकिन उसमें ये और छिपा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब क्या होता है ना, तो मैथ्स में आपके पास ये दो टाइप के स्टेटमेंट यूज होते हैं, और एंड। एंड मतलब क्या होगा कि ये भी और ये भी दोनों, है ना, एंड का मतलब क्या होता है? दोनों और बोथ, है ना। तो अगर आप इसको लैंग्वेज के टर्म में समझो तो एंड का मतलब क्या होगा? बोथ। और का मतलब क्या होता है? आइदर एनी वन ऑफ देम, है ना, आइदर वन ऑफ देम, आइदर वन ऑफ देम, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में करो एटलीस्ट वन। मतलब क्या है कि अगर कोई हमें ये पूछ रहा है कि 3 ग्रेटर देन 1 है या नहीं, तो हमें यहां पे क्या चेक करना पड़ेगा कि हम ये चेक करेंगे कि यहां पे एक्चुअली में दो स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? या तो 3, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 3 ग्रेटर देन 1 और 3 इक्वल टू 1, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए, ठीक है, आइदर वन ऑफ देम और एटलीस्ट वन, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए या दोनों भी ट्रू हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू होगा। क्लियर है? तो पढ़ने का तरीका समझ में आ गया। पढ़ने का तरीका क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इक्वल टू मतलब कि अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर कोई अब ये लिख के दे देता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? फोर्थ का, थर्ड समझ में आ गया सबको? थर्ड में क्या गलती हो रही थी समझ में आ रहा है ना। तो यही छोटी छोटी चीजों को अब हमें ध्यान से देखना है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब ये बताओ कि जो फोर्थ वाला लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, समझ में आ रहा है सबको? है कि नहीं? क्योंकि यहां पे कौन सा वाला पार्ट एक्टिव हो रहा है और सही है? 2 इक्वल टू 2, तो ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, है ना। दोनों को साथ में होना जरूरी नहीं है। क्लियर है सबको? है ना। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे भी यही मतलब है। अगर कोई हमसे ये बोलता है कि बताओ A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, तो इस तरीके से सिंबल में यहां पे इक्वल टू भी लगा देता है। तो इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि ये तो आइदर ये और A इक्वल टू B, तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो गया तो ये क्या कहलाएगा? ट्रू कहलाएगा, है कि नहीं। तो सबसेट में आप जनरली देखोगे बुक वगैरह में, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, कहीं कहीं पे ये एक्सप्रेशन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ये एक्सप्रेशन भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसी सेट के लिए, जैसे ये बरपेटा और इंडिया वाला एग्जाम्पल था, तो बरपेटा और इंडिया वाले एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला भी लिख सकता हूं, वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट उसमें ट्रू हो रहा था, है कि नहीं। तो सबसेट का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सबसेट का मतलब समझ में आ रहा है। तो बरपेटा वाले एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हो, ये भी ट्रू है, ये भी लिख सकते हो, ये भी ट्रू है। तो सबसेट के लिए दोनों चीजें यूज होता है। ए ऐसे भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपको नाम से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, अगर नाम से डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट।
इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। यानी अगर इक्वल टू का साइन अगर कोई यूज नहीं कर रहा है तो हम उसको प्रॉपर सबसेट से एक्सप्रेस करेंगे, है कि नहीं? उसको हम प्रॉपर सबसेट से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, उसको हम प्रॉपर सबसेट से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, कुछ देर में सही हो जाएगा। अगर किसी का बफर हो रहा है तो वो नेटवर्क अप डाउन होते रहता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर कोई हमसे सिर्फ प्रॉपर सबसेट की बात बोलता है तब हम ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन इन जनरल अगर कोई सिर्फ सबसेट बोलता है तो सबसेट में आपका दोनों काम कर जाएगा। ठीक है, सबसेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना कि अगर उसने प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज कर दिया है तो हमें इसमें इक्वल टू वाला पार्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये सबसेट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारा ये बोलता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B अगर हम बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट A में चूज किया तो इसका मतलब यही एलिमेंट B में भी लाई करना चाहिए, है ना, और ये चीज A के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो हम उसको A को B का सबसेट बोल सकते हैं। अगर किसी ने यह बोला कि हमने B से हर एक एलिमेंट को चेक किया और वो सारा एलिमेंट A में लाई कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे? इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे? अगर किसी ने यह बोला तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि B A का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि B A का सबसेट है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। ठीक ना, तो दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान दे के रखना, है ना, दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान दे के रखना कि कौन सा एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है। X बिलोंग टू A इंप्लाइज X बिलोंग टू B, इसका मतलब A B का सबसेट है। X बिलोंग टू B इंप्लाइज X बिलोंग टू A, इसका मतलब B A का सबसेट है कि नहीं? तो ये एक्सप्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कौन सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, ए बी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि कौन किसको इंप्लाई कर रहा है, कौन सा एलिमेंट हमें चूज करना है और उसको किस एलिमेंट में हमें पुट करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ये है 1 2 3 4, ठीक है, और हमने दूसरा सेट लिया 1 2, तो बताओ कि क्या इसमें से कौन सा किसका सबसेट है? कौन सा किसका सबसेट है? ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे कंफ्यूजन सबसेट में ही होता है। कौन सा किसका सबसेट है? बताओ, कौन सा किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? तो हम कैसे चेक करेंगे? तो मान लो हमने ये चेक करना है कि ए इसका सबसेट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट चूज किया 1, तो क्या 1 बी में लाई कर रहा है? हाँ, बी में लाई कर रहा है। सेकेंड एलिमेंट चूज किया 2, क्या 2 बी में लाई कर रहा है? कर रहा है। थर्ड एलिमेंट चूज किया 3, क्या 3 बी में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? तो अगर एक एलिमेंट भी लाई नहीं करेगा तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ए क्या है? बी का सबसेट नहीं है। तो जब आपको नहीं बताना होगा तो इस तरीके से आप उसको क्रॉस कर दोगे और रिवर्स साइड में चेक करोगे तो बी क्या होगा? सबसेट ऑफ ए होगा, है कि नहीं? तो बी क्या होगा? ए का सबसेट होगा। क्लियर हो रहा है सबको? बी जो क्या है? ए का सबसेट है। वेरी गुड, बी क्या है? ए का सबसेट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब हम जो एक्सप्रेशन ये लिखते हैं, ठीक है, ये मैं इन जनरल बता रहा हूं, हम जो एक्सप्रेशन ये लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए को हम क्या बोलते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर आपको इस तरफ से पढ़ना है तो इस तरफ से भी पढ़ सकते हो। क्या लिखेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए, है ना?
तो आप इसको इस डायरेक्शन से पढ़ोगे तो A इज अ सबसेट ऑफ B बोलेंगे, और अगर कोई इस डायरेक्शन से पढ़ना चाह रहा है तो B इज अ सुपरसेट ऑफ A भी बोल सकते हो। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने बस अलग अलग टाइप से डिवीजन किया, क्लियर है। ये हमने क्या किया, अलग अलग टाइप से डिवीजन किया हुआ है। तो A B का सबसेट है और B A का सुपरसेट है ना। तो ये हम इस तरीके से सबसेट और सुपरसेट वर्ड को यूज करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बुक में आपको या एनसीईआरटी बुक देखोगे कहीं पे तो ये सुपरसेट वर्ड यूज हो रहा होगा, है ना। तो सुपरसेट का मतलब यही होता है, एक्सप्रेशन वही है, बस पढ़ने का डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अब दो सेट की बात बोलते हैं हम, ठीक है। अगर मैंने एक सेट ये ले लिया A, B, C, है ना, और दूसरा सेट ले लिया B, A, C। अब ये बताओ कि A B का सबसेट है या B A का सबसेट है ना। अब क्लियर आ रहा है क्या? अब सबको विजुअल है? सबका विजुअल है, सही आ रहा है सबका? ओके, ठीक है। तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना। तो जिनका पीछे छूट गया था उसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। तो मैंने ये बोला कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B लिखा हुआ है इस टाइप से एक्सप्रेशन में, तो हम इसको पढ़ते ऐसे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और अगर आपको इस डायरेक्शन से पढ़ना है तो आप इसको B इज अ सुपरसेट ऑफ A भी बोल सकते हो, ठीक है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो बस पढ़ने का तरीका डिफरेंट है लेकिन चीजें वही है, क्लियर है ना। तो अब देखो कि अगर हमने यहां पे ये एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, A हमने सेट डिफाइन किया और B डिफाइन किया। अब ये बताओ कि A और B जो है वो सेट क्या है, क्या दोनों सेट एक A B का सबसेट है या नहीं है ना। क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं, और ये लिख सकते हैं या नहीं, दोनों में से कौन सा लिख सकते हैं, दोनों में से कौन सा लिख सकते हैं, दोनों में से कौन सा लिख सकते हैं बताओ। दोनों में से कौन सा लिख पाओगे आप इस वाले एक्सप्रेशन में, आप दोनों में से कौन सा लिख पाओगे। जो हमने एग्जांपल लिया अभी उस एग्जांपल में बताओ दोनों में से कौन सा आप लिख पाओगे। A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A, कौन सा पॉसिबल है। A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ B, बोथ, वेरी गुड, है ना। क्योंकि यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों लिख पाओगे, है ना, तो अगर आप दोनों लिख सकते हो तो आपको ये चीज अब समझ में आना चाहिए कि, है ना, दोनों क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे ये चीजें प्रूफ करने के लिए बोले, है ना, A इक्वल टू B अगर हमें प्रूफ करना है तो इफ A इक्वल टू B, इसका मतलब क्या होता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A, और ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, और नहीं होगा, एंड होगा, है कि नहीं। तो अगर A इक्वल टू B बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि A B का भी सबसेट है एंड B A का भी सबसेट है कि नहीं। और अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों सेट क्या है, इक्वल है ना। तो जब हम आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे वहां पे, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस वाले केस में हम ये चीज यूज करते हैं कि अगर हमें बताना है किसी को कि दोनों सेट इक्वल है, तो हम एक को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट हम चेक कर लेते हैं। तो अगर ये चीज आप चेक कर पा रहे हो तो आपका क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबसेट्स के बारे में, उस वाले पार्ट को हम लोग एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट पॉइंट,
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो कि हमें यहां पे अभी दिखाई पड़ रहा है। हमने दो अलग अलग डिफाइन किया था, लेकिन एक्चुअली में दोनों क्या है, सेम ही सेट है ना। तो हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी आप ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है, और इसी को हमने वॉइड सेट भी बोला था। तो ये सब क्या होता है, वॉइड सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि ये इसका क्या है, सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। फाई क्या है, सबसेट है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हमने किसी ने मुझे ये सेट दे दिया, ठीक है, और यहां पे ये लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बताओ सही है या गलत है। कौन सा एक्सप्रेशन सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट या सेकंड, बताओ कौन सा सही है। हाँ, एग्जांपल ले रहे हैं अभी, और कौन सा सही है बताओ, कौन सा सही है, सेकंड। क्लियर हो रहा है सबको। ये एक्सप्रेशन हम कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, गलत होता है। उपासना, जिसने जिसने फर्स्ट लिखा है, अब्दुल, फर्स्ट क्यों होगा, क्या फर्स्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। क्या हमें एम्प्टी सेट यहां पे कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, क्या हमें सबसेट यहां पे कहीं दिखाई दे रहा है क्या हमें इसमें कहीं फाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसलिए फाई क्या है, इसका एलिमेंट नहीं है ना। फाई इसमें क्या होता है, इसका एक सबसेट होता है, ठीक है। तो कैसे होता है उस चीज को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लोग पावर सेट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे देख लो अभी थोड़ा सा, कि अगर हमें सबसेट बनाना होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास सेट है 1 2 3, ठीक है, हमने इस सेट से क्या किया, एक एलिमेंट निकाल लिया, एक एलिमेंट निकाल लिया, तो हमारे पास एक दूसरा सेट बना, ये वाला। क्या बी ए का सबसेट है या नहीं, बी ए का सबसेट है, ठीक है। हमने दूसरा एलिमेंट बनाया जिसमें हमने दो एलिमेंट चूज किए, 1 2, क्या ये इसका सबसेट है, नहीं, ये इसका भी सबसेट है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने 1 एलिमेंट निकाला है, तो ए में हमारे पास क्या बचा, जब हमने 1 निकाल लिया तो ए में हमारे पास क्या बचा, 2 और 3 बचा, है कि नहीं। अगर आप सी वाले पार्ट को देखोगे, अगर आप दोनों एलिमेंट निकाल लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, है कि नहीं। और अगर हम कोई दूसरा सेट एक बनाए, तीसरा सेट, जिसमें हमने तीनों एलिमेंट को निकाल लिया, तो ये तीसरा एलिमेंट भी इसका क्या है, सबसेट है ना। तो अगर आप तीनों एलिमेंट निकाल लोगे तो इस सेट में क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो ये भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, ये जो एलिमेंट बन रहा है नया सेट, ये भी इसका सबसेट है, ये जो नया एलिमेंट आप निकाल रहे हो वो भी इसका एक सेट बन रहा है, और यहां पे आपने सारे एलिमेंट निकाल दिए तो जो बचा वो भी इसका क्या है, सबसेट ही है, ठीक है। तो सबसेट बनाने का तरीका ये होता है कि आप क्या करो, कि हर एक सेट को एक एक एलिमेंट आप निकालते जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सब जो एम्प्टी सेट होता है वो सेट भी एक्चुअली में उसी सेट में लाई कर रहा होता है कि नहीं। लेकिन एम्प्टी सेट कभी भी किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं होता है जब तक अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक सेट बी बनाया, ठीक है, और बी में मैंने ये लिखा 5 1 4 5, ठीक है, हमने यहां पे स्पेसिफिकली 5 लिखा हुआ है, क्लियर है। अब बताओ कि क्या 5 बी का एलिमेंट होगा या 5 बी का सबसेट होगा, 5 बी का एलिमेंट होगा या 5 बी का सबसेट होगा,
फाइव ए का एलिमेंट होगा या फाइव बी का सबसेट होगा? नेटवर्क यहां से सही आ रहा है, बाकी लोगों का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है नेट में? सबका प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बफर हो रहा है क्या? सबका बफर हो रहा है क्या? हाँ, आ रही बात समझ में? यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, फाइव हमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, फाइव हमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो फाइव तो एलिमेंट होगा ही, लेकिन हमें पता है कि फाइव क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट भी होता है, तो ये इसका क्या है, सबसेट भी है कि नहीं? एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। देखो, बी हमने इस टाइप का एक एलिमेंट लिया, यहां पे हमें फाइव दिखाई दे रहा था, इसलिए हम फाइव को बी का एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन जस्ट अभी हमने प्रॉपर्टी लिखा है कि फाइव हर एक सेट का सबसेट भी होता है, ठीक है? तो आप ये चीज भी लिखोगे तो गलत नहीं है ना? यहां पे ये चीज दोनों ट्रू है ना, एलिमेंट भी है और सबसेट भी है, तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये सिचुएशन होता है। अब ये बताओ, वन बी का एलिमेंट है या वन बी का सबसेट है? वन बी का एलिमेंट है या वन बी का सबसेट है? वन एलिमेंट बी, वन जो है वो बी का एलिमेंट है या वन बी का सबसेट है? वन बी का एलिमेंट है या वन बी का सबसेट है? बताओ बताओ एनीवन। ये जो हमने इसी सेट की बात कर रहे हैं, इस सेट के केस में वन बी का एलिमेंट है या वन बी का सबसेट है? वन बी का एलिमेंट है, वन बी का सबसेट क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये चीज किसी को क्लियर हुआ क्या? वन बी का सबसेट क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए वैलिड है? सिर्फ सबसेट के लिए, है कि नहीं? और सबसेट के लिए इस तरफ भी आपके पास एक सेट होना चाहिए और इस तरफ भी आपके पास सेट होना चाहिए, तो क्या ये सेट का एक्सप्रेशन है क्या? ये सेट का एक्सप्रेशन नहीं है। सेट को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, है कि नहीं? तो ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा, है कि नहीं? तो अगर अभी आपको सबसेट बताना है तो इसमें आपको कर्ली ब्रैकेट भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसेट को दिखाने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है कि नहीं? विदाउट कर्ली ब्रैकेट आप यूज करोगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? एलिमेंट बन जाएगा, है ना? तो ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर हुआ क्या? ये क्या है? गलत है, ठीक है? अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको समझने का ट्राई करो कि ये क्या हो, ठीक है? मैंने एक एलिमेंट लिया, यहां पे देखो 1 2 3 4 करके हमने एक सेट बनाया, और यहां पे देखो मैंने ये चीज बनाया, यानी इसके अंदर एक और सेट है। अब बताओ कि कौन सा एक्सप्रेशन सही है या कौन सा गलत है, ठीक है? मैं 3-4 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आप मुझे बताते जाना कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1 बताओ, ये फर्स्ट वाला ट्रू है या फॉल्स है? सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर करो। फर्स्ट इज ट्रू, सबको क्लियर है? यहां तक सबका क्लियर है? सेकेंड का बताओ, सेकेंड ट्रू या फॉल्स? सेकेंड ट्रू या फॉल्स? फर्स्ट करेक्ट है, सही है सबका। सेकेंड का बताओ, सेकेंड ट्रू या फॉल्स? सेकेंड ट्रू या फॉल्स? सौमिक ट्रू, प्रीति ट्रू, श्रुति ट्रू, बीना ट्रू। सेकेंड का बताओ, सेकेंड का। अब्दुल ट्रू, सबका ट्रू आ रहा है? सबका ट्रू आ रहा है, ठीक है? सबका ट्रू आ रहा है, सबका सेकेंड वाला सही है। अब क्या करो, जहां पे आपने नोटबुक में नोट किया है, ठीक है, वहां पे सर्कल मार्क बनाओ, इस चीज को सर्कल मार्क बनाओ और साइड में लिखो, यहां पे लिखो आई हैव डन रॉन्ग। कॉपी में लिखो सब लोग ये चीज, आई हैव डन रॉन्ग हियर, आई हैव डन रॉन्ग हियर। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? जिसने जिसने फॉल्स बोला है, ये स्टेटमेंट क्या है? जिसने जिसने फॉल्स बोला है, सेकंड का, ठीक है? ये स्टेटमेंट क्या है?
क्योंकि ये इसका क्या है, यहां पे देखो एलिमेंट, यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका एक पार्ट है, इसलिए ये इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड वाला क्या होगा, फॉल्स या ट्रू, थर्ड वाला, थर्ड का बताओ, थर्ड जिसने जिसने गलत लिखा है वो कॉपी पे लिखो, मैंने गलत लिखा है। थर्ड का बताओ, थर्ड अब्दुल फॉल्स, बाकी लोग सौमिक फॉल्स, शाहिद ट्रू। थर्ड का बताओ, थर्ड क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आ रही बात समझ में, थर्ड क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, मार्क करके लिखो साइड में, ताकि बाद में याद रहेगा आपको। जिसने जिसने ट्रू बोला है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, एलिमेंट है। ये कंप्लीट, देखो यहां पे हमें ये कंप्लीट पार्ट दिखाई दे रहा है कर्ली ब्रैकेट के साथ ही। अगर हमें इसका सबसेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर किसी ने ये लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है बताओ, फोर्थ वाला, फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा, है ना, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इसका सबसेट नहीं है, थर्ड क्या है, एलिमेंट है ना। जब भी हम सबसेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फोर्थ का बताओ, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ इज ट्रू, समझ में आ रहा है, ये एलिमेंट है और एलिमेंट को सबसेट बनाने के लिए हम एक और कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये कर्ली ब्रैकेट में यूज करोगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, किससे एलिमेंट और सबसेट में कंफ्यूज नहीं होना है। आप उस कंप्लीट पार्ट को देखो, अगर वो कंप्लीट पार्ट आपका लाई कर रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो उसका एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर सबसेट आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा, तभी हम उसका सबसेट फॉर्म कर सकते हैं। विदाउट आप वो किए हुए फॉर्म नहीं कर पाओगे, है कि नहीं, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आप अगर आगे क्वेश्चन करोगे, है ना, तो क्वेश्चन में ये चीजें और क्लियर होगी, है ना। असाइनमेंट आपको जब मिलेगा तो उस पॉइंट पे आपको ये सब चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होगी आपको कि सबसेट और एलिमेंट में हम कैसे अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंटरवल वाला पार्ट है, इंटरवल वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे कि सेट्स में हम कैसे इंटरवल डिफाइन करते हैं। ऑलरेडी जिन लोगों ने फाउंडेशन कोर्स में किया होगा उनको ये चीज आइडिया होगा कि सबसेट्स में हम कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं, बाकी बहुत लोग नए लोग हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए मैं फिर से ये चीज रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट को डिनोट करने का तरीका इंटरवल से भी होता है, ठीक है। और जो लोग पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग बैच के हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग बैच वाले, ठीक है, मेडिकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल के लिए जो क्लास में हो रहा है बस वही इनफ है। लेकिन जो इंजीनियरिंग बैच के हैं, इंजीनियरिंग बैच वाले फाउंडेशन कोर्स के वीडियो कंप्लीट करो, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स के वीडियो अवेलेबल हैं, उन सारे वीडियो को टाइम निकाल के, अभी आपका स्टेट्स का क्लास नहीं होता है शाम के टाइम पे, ठीक है, तो उस शाम के टाइम पे आप लोग स्टेट्स के टाइम पे फाउंडेशन कोर्स में जो मैथ्स वाला पार्ट था उसमें लेक्चर्स हैं, ठीक है, उन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो, क्योंकि वो सब चीजें आगे आने वाला है। अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो मैथ्स में प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग बैच वालों के लिए है, मेडिकल बैच वालों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मेडिकल बैच के लिए क्लास में जितना होगा उतना इनफ है, क्लास में मैं सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग बैच वाले ये चीजों को कंप्लीट करो, शाम के टाइम पे क्लासेस नहीं होता है तो उस टाइम पे एक एक लेक्चर, दो दो लेक्चर, आप छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ज्यादा नहीं है, वो चीजें आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो इसमें तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर
1 से लेके आप क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इंटरवल वाला में कैसे सॉल्व करते हैं, पावर सेट कैसे बनाते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले फाउंडेशन कोर्स के मैथ्स ट्राई करो बायो के टाइम पे, जब आपका कोई लेक्चर नहीं होता है फिजिक्स के बाद, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के ये 4 क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। ओके, चलो बाय।